पहला प्रश्न है, तोरा और झाला से आप क्या समझते हैं, हमको समझाएं। इसके बारे में आपको डिटेल्स लिखना है। उत्तर में है, तोड़ा को तान भी कहा जाता है। तान का अर्थ होता है तानना या फैलाना, अर्थात गायन या वादन के क्रम में राग में लगने वाले स्वरों तथा स्वरों का विस्तार करना तोड़ा या तान कहलाता है। अधिकांश यह तालबद्ध ही होता है, परंतु कुछ गायक वादकों के ही समान अनिबद्ध गान के क्रम में भी तोड़ा का प्रयोग बड़ी सुंदरता से करते हैं। तंत्रवादन के क्रम में कुछ कलाकार तान को तोड़ा कहते हैं। तान अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे सपाट, तन, वक्र या कूट तान, अलंकृत तान, गमक की तान, हलक की तान, है ना, जबड़े की तान, बोल तान, मिश्र तान आदि। अब ये तो तोड़ा के बारे में बताए, अब बताना आपको झाला के बारे में। झाला क्या है? झाला कुछ शास्त्रकारों ने झाला को केवल सितारभंग सरोद को बाज कहा है, परंतु व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो आज यह प्रत्येक तार यंत्र पर विहित है। झाला बजाने के क्रम में वादक राग में लगने वाले स्वरों को क्रमशः प्रत्येक स्वर को कई बार उत्पन्न करते हुए सा रे अवरोहित करते हैं। ये क्या है? झाला के लक्षण है। हम ये कह सकते हैं कि झाला में अस्थायी वर्ण का समुचित प्रयोग होता है तो कोई अतिशयोक्त नहीं होगी, भले ही विभिन्न वाद्य यंत्रों पर उनके बजाने की प्रक्रिया अलग अलग हो, जैसे सारंगी वगैरह और बहुत सारे जो हम लोग बजाते हैं म्यूजिक, उसी को झाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, तिरोभाव तथा आविर्भाव क्या है? तिरोभाव तथा आविर्भाव क्या है? उत्तर में है, तिरोभाव आविर्भाव प्रक्रिया हिंदुस्तानी संगीत का एक ऐसा उदाहरण है जिसमें उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियम की क्षणिक अवहेलना की जाती है। इस स्वतंत्रता का उपयोग सबके लिए नहीं अपितु सक्षम व्यक्ति के लिए संभव है। यह किसके लिए? सक्षम व्यक्ति के लिए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक और जहां राग नियमों का पालन अनिवार्य समझा गया है, वहीं दूसरी ओर राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए राग नियमों में थोड़ी शिथिलता शास्त्र सम्मत है। वहीं दूसरी ओर राग की बताई गई है। अब कभी राग में सौंदर्य वृद्धि के लिए किसी समय प्रकृति राग की तनिक छाया ला देते हैं, अथवा जिस राग का गायन वादन कर रहे हैं उसके मौलिक स्वरूप थोड़ी देर के लिए छिपा देते हैं, तो इस प्रक्रिया को शास्त्रों ने तोड़ा भाव कहा है। तिरोभाव कहा है। तिरोभाव दिखाने के बाद जब अपने मूल राग में आ जाते हैं तो इसे आविर्भाव कहते हैं। बहुधा लोग इसे तिरोभाव कहते हैं, किंतु यह उचित नहीं है, क्योंकि तिरोभाव के बाद ही आविर्भाव क्रिया संपन्न होती है। पहले तिरोभाव, उसके बाद आविर्भाव। अगर तिरोभाव क्रिया नहीं हुई तो आविर्भाव कैसे हो जाएगी? बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। ये तोड़ा और झाला के बारे में समझा है दोस्तों। और ये अगला प्रश्न है, सप्तक क्या है? सप्तक क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर में है, 7 स्वरों अर्थात सा रे ग म प ध नी, ये क्या हो गया? सप्तक हो गया। 7 स्वर हो गया ना, के समूह को सप्तक कहा जाता है। ये के सा रे ग म प ध नी के पूरे समूह को क्या कहते हैं? सप्तक कहते हैं। सप्तक कितने हैं? तो सप्तक 3 हैं। नंबर 1 मंद्र सप्तक, नंबर 2 मध्य सप्तक, नंबर 3 तार सप्तक। अब इन तीनों के बारे में भी लिखना है आपको। मंद्र सप्तक क्या है? नंबर 1 में साधारण या औसत आवाज से नीचे के स्वरों वाले सप्तक को मंद्र सप्तक कहा जाता है। भातखंडे
स्वर लिपि पद्धति के अंतर्गत मंद्र सप्तक के लिए स्वरों के नीचे बिंदु लगाते हैं, जैसे धा, नी तथा विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति के ऊपर बिंदु लगाते हैं, जैसे ध, नी। ये क्या हो गया? मंद्र सप्तक हो गया। अब आते हैं मध्य सप्तक में। मध्य सप्तक साधारण या औसत आवाज वाले सप्तक को मध्य सप्तक कहते हैं, जिसकी आवाज न अधिक नीची हो और न अधिक ऊंची। लिपिबद्ध करने के क्रम में इस सप्तक के स्वर में कहीं भी बिंदु नहीं लगाया जाता है। अब बताएंगे आपको तार सप्तक के बारे में। तार सप्तक मध्य सप्तक के से ऊंचे स्वरों वाली आवाज के सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है। लिपिबद्ध करने के लिए क्रम में भातखंडे पद्धति के अनुसार स्वरों के ऊपर ग, म जिसे अनुसार देख रहे हैं ना, बिंदु देकर तार सप्तक दर्शाया जाता है। इसका पहचान ये किसी भी अक्षर के ऊपर बिंदु देना। जिस अक्षर के ऊपर बिंदु हो तो समझ जाइए कि यह तार सप्तक है। बिंदु देकर तार सप्तक दर्शाया जाता है तथा विष्णु दिगंबर पद्धति के अनुसार स्वरों के ऊपर खड़ी लकीर लगाई जाती है, जिससे गे में, जिसे देख रहे हैं ना मोएकार, ये भी तार सप्तक के पहचान है। तो ये था दोस्तों इंटरग्राम 12th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न है विवादी स्वर क्या है, उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक लिखें। विवादी स्वर के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि 2019 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उत्तर में है विवादी स्वर कुछ ऐसे भी स्वर होते हैं जिनके लगने से राग की शुद्धता नष्ट हो जाती है। ऐसे स्वरों को विवादी स्वर कहा जाता है। ऐसे स्वर को क्या कहा जाता है जिससे शुद्धता विवादी स्वर की शुद्धता नष्ट हो जाती है, उसे विवादी स्वर कहते हैं, जैसे विवाद फैलाता है। परंतु अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे भी राग हैं जिनमें इनका प्रयोग गुणीजन राग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बड़ी सरलता से करते हैं। अपवाद स्वरूप के कुछ ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। हाँ, जैसे राग बिहाग में तीव्र माध्यम तथा राग भैरव में शुद्ध रे आदि प्रयोग होता है। राग बिहाग में कौन सा? तीव्र माध्यम वाला ध्वनि और भैरव में शुद्ध रे। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार किसे कहते हैं? तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी 2016 में पूछा जा चुका है। उत्तर में है अलंकार को संगीत में पलटा भी कहा गया है। संगीत में इसे क्या पलटा भी कहते हैं। राग की सुंदरता की अभिवृद्धि के लिए प्रयुक्त उस स्वर श्रृंखला को अलंकार कहा जाता है जो क्रमबद्ध होता है। पलटा की संख्या 5040 है। पलटा की संख्या कितनी है? 5040। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार स्वराभ्यास के लिए प्रयुक्त साधन को अलंकार या पलटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है तोड़ा क्या है? तोड़ा क्या है? उत्तर में है तोड़ा का ही दूसरा नाम तान। तोड़ा का दूसरा नाम क्या है? तान, जो कि तानने के अर्थ में गृहीत होती है। द्रुत गति से किए जाने वाला राग के स्वरों का विस्तार ही तोड़ा अथवा तान की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इसके अनेक प्रकार विद्वानों ने गिनाए हैं, जिनमें सपाट, वक्र, अलंकृत, मिश्र आदि तान हैं। इसमें कौन कौन से तान है? सपाट, वक्र, अलंकृत, मिश्र आदि। अगला प्रश्न है राग बिहाग के आरोह, अवरोह एवं पकड़ लिखें। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2018 में पूछा जा चुका है। तो उत्तर में है राग बिहाग के आरोह, अवरोह एवं पकड़ निम्न प्रकार हैं। जैसे नी, सा, गा, म, प, नी, सा, ये क्या हो गया? आरोह हो गया। और सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा, ये क्या हो गया? अवरोह। एवं पकड़ करुण है। इसके पकड़ने के लिए आपको इस धुन को, इस ताल को याद रखना पड़ेगा। नी, सा, ग, म, प, नी, सा, यह हो गया आरोह। ये सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा, यह हो गया अवरोह।
अगला प्रश्न है, राग कामोद के आरोह अवरोह अंग पकड़ लिखें। राग कामोद के, यहाँ बोल रहा है राग कामोद के आरोह अवरोह के विषय में। उत्तर में है, राग कामोद के आरोह अवरोह अंग पकड़ निम्न प्रकार हैं। सा रे प, प ध प नी ध स, क्या हो गया, आरंभ हो गया। अगला प्रश्न है, ध्रुपद किससे कहते हैं? ध्रुपद किससे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं? उत्तर में है, ध्रुपद को ध्रुवपद भी कहा जाता है। कतिपय विद्वानों ने इसे मध्यकालीन शैली भी कहा है। हमारे पूर्वजों को इससे मोक्ष की प्राप्ति होती थी। यह गंभीर प्रकृति की गायन शैली है। यह कौन सा, ईश्वर को प्राप्त करने की गायन शैली है। ध्रुपद की रचना हिंदी एवं ब्रज भाषा में उपलब्ध होती है। यह सुलताल, मत्ताल आदि कई तालों में गाया जाता है। सुलताल, मत्ताल इसके ताल हैं। इसमें स्वर विस्तार ऊ, हरि, ऊ, नारायण से किया जाता था, पर बाद में इसकी जगह पर नोप, तोप आदि निर्थरक शब्द जोड़ दिया गया। इसमें ताने नहीं ली जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपकर्ष प्रहार क्या है? अपकर्ष प्रहार क्या है? उत्तर में है, जब सितार के तार पर अंदर से बाहर की ओर आकर्ष प्रहार के ठीक विपरीत आघात किया जाता है तो उसे अपकर्ष प्रहार कहा जाता है। इसे उलट प्रहार भी कहा जाता है। इसमें राग की उत्पत्ति का होना बताया जाता है। ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। राग की उत्पत्ति, ये राग से पैदा होता है। अगला प्रश्न है, चतुरंग क्या है? व्हाट इज चतुरंग? चतुरंग क्या है? उत्तर में है, स्वयं नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें 4 वस्तुओं का मिश्रण होता है। इसमें कितने वस्तुओं का मिश्रण होता है? 4। ख्याल के शब्द अर्थात साहित्य, तराना, पखावज अथवा तबला के बोल तथा सरगम इसमें मिले रहते हैं। यह ख्याल के ही समान गाया जाता है। अगला प्रश्न है, अनभ्यास क्या है? अनभ्यास क्या है? व्हाट इज अनभ्यास? उत्तर में है, अनभ्यास किसी राग में व्यवहृत किया जाने वाला वह स्वर कहलाता है जिसका प्रयोग उस राग में काफी कम मात्रा में होता है। उदाहरण के लिए राग बागेश्वरी को लिया जा सकता है, जिसमें पंचम स्वर को अनभ्यास बताया जाता है। कौन से स्वर को? पंचम स्वर को। क्योंकि पंचम में प स्वर का प्रयोग बहुत कम होता है, बल्कि यह प स्वर उसके आरोह एवं अवरोह दोनों में वर्जित है। इसके आरोह में भी और अवरोह में भी वर्जित है, नहीं लगाए जा सकते हैं प को। पहला प्रश्न है दोस्तों, ताली एवं खाली क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ताली एवं खाली का मतलब आपको लिखना है। उत्तर में है, किसी ताल के अंतर्गत विभाजन रेखाओं को जिन 2 ढंगों से दिखलाया जाता है उन्हीं दोनों ढंगों को ताली एवं खाली कहा जाता है। इनको है ना, ताली के अंतर्गत हाथ से ताल दिया जाता है, जबकि खाली के ये केवल हाथ का फैला दिया जाता है। लिपिबद्ध करने क्रम में 2, 3 एवं 4 के माध्यम से ताली एवं खाली को दर्शाया जाता है। आप इस लिपि से ताली एवं खाली को दर्शा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राग कामोद और हमीर की तुलना करें। उत्तर में है, राग कामोद और हमीर की तुलना को इस प्रकार से देखा जा सकता है कि नंबर 1 में, यद्यपि दोनों ही संपूर्ण जाति के राग हैं, फिर भी दोनों के चलन में कुछ अंतर है, कुछ बदलाव है। इसलिए हमीर को संपूर्ण और कामोद को वक्र संपूर्ण कहा जाता है। हमीर को क्या कहता है? संपूर्ण, और कामोद को वक्र संपूर्ण कहा जाता है। इस टॉपिक को आपको याद रखना है। नंबर 2 में कामोद के रे, प और हमीर में मधो की संगीत विशेष रूप से होती है। कामोद में कौन सा होता है? रे, प, और हमीर में मधो। कामोद में रे, प की संगीत में सर्वप्रथम म से द्रुत मंड की स्थिति के साथ रे,
पर र रे पर आते हैं और तब पंचम पर पहुंचते हैं। संगीत हमीर के मौधो के संगीत में गौ से प्रारंभ करते हैं। कहाँ से? गौ से। और नी का अभ्यास लेते हैं, जैसे गौ मो नी ध, ये क्या हो गया? हमीर हो गया। तीसरा पॉइंट है इसका तीसरा पॉइंट है, हमीर में ध गौ और कामुत के पौरे वादी समवादी है। ये ध गौ और कामुत के पौरे क्या है? ये वादी समवादी है। चौथा पॉइंट है, कामुत में निषाद अल्प है किंतु हमीर में नहीं। पांचवा पॉइंट है, हमीर के आरोह में गौ अथवा म से ऊपर जाते समय या तो पंचम वर्ज कर दिया जाता है या उसे वक्र प्रयोग करते हैं, किंतु कामुद में पंचम अलंग स्वर है, इसमें न तो वर्ज किया जाता है और न ही वक्र प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वादी और संवादी स्वर क्या होते हैं? वादी और संवादी का आप अंतर बताएं। तो उत्तर में है, वादी स्वर किसी राग का स्वर वह स्वर कहलाता है जिसका प्रयोग उस राग में प्रधान रूप से हो। यथा राग विभाग का वादी स्वर ग, राग कल्याण का ग आदि। क्या हो गया? वादी स्वर में हो गया। अब संवादी स्वर के बारे में है। संवादी स्वर क्या है? संवादी स्वर किसी भी राग का वह स्वर होता है जो उस राग में उपमुख होकर अनुपूरक रूप में प्रस्तुत होता है। यथा राग विभाग का संवादी स्वर नी, राग कल्याण का नी आदि। ये क्या है? संवादी राग नी और नी आदि वगैरह। किसी भी राग में वादी एवं संवादी स्वरों के बीच की दूरी 4-5 स्वरों की होती है। कितने स्वरों की? 4 से 5, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राग किसे कहते हैं? राग किसे कहते हैं और राग की कितनी जातियां हैं? इसके कितने प्रकार हैं? उत्तर में है, राग उस सुसज्जित स्वर समूह को कहते हैं जो अंत में किसी लक्ष्य विशेष की ओर जोड़ते हैं, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। राग से हम लोग आनंद लेते हैं। प्राचीन काल में राग को ईश्वर से जोड़ने वाला बताया जाता था। राग की 3 जातियां मान्य है। राग की कितनी जातियां? 3। ये टॉपिक आपको याद रखना है। नंबर 1 में है औडव, नंबर 2 में है साड़व, नंबर 3 में है संपूर्ण। कमर से इसमें 5 और 6, 7 स्वर प्रयोग होते हैं। इसमें कितने स्वर प्रयोग होते हैं? 5 से 6 और 7 तक भी। इनकी संख्या कितनी है? 9 है। यथा भूपाली, मरवा, बिलावल, कल्याण आदि आरोह अवरोह के हिसाब से इनकी संख्या 9 है, जिन्हें औडव संपूर्ण, साड़व संपूर्ण, संपूर्ण आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राग बिहाग क्या है? राग बिहाग क्या है दोस्तों? ये 2018 में पूछा गया है, इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। तो राग बिहाग क्या है? तो उत्तर में है, इस राग की रचना बिलावल थाट से मानी गई है। इसके आरोह में रे ध स्वर वर्ज है और अवरोह में सातु स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति औडव संपूर्ण है, वादी संपूर्ण है। वादी स्वर गंधार की संवादी निषाद है। रात्रि के प्रथम पहर में इसे गाया बजाया जाता है। तीव्र में अल्प और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। ये इसके गाने का समय क्या है? रात्रि का प्रथम पहर। दोस्तों ये ऑब्जेक्ट में भी आता है, इसलिए इसको ये टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। सप्तक क्या है? इसकी व्याख्या रखें, इसके बारे में आप बताएं। उत्तर में है, 7 स्वरों अर्थात सा रे ग म प ध नी के समूह को सप्तक कहा जाता है। इसके रे ग म प ध नी, इन समूह को क्या कहा जाता है? सप्तक कहा जाता है। सप्तक के कितने प्रकार हैं? तो सप्तक के 3 प्रकार हैं। एक मंद्रक सप्तक, एक मध्य सप्तक और एक तार सप्तक। अब इसके बारे में आपको व्याख्या देना है। मंद्र सप्तक क्या है? तो आंसर में है, साधारण या औसत आवाज से नीचे के स्वरों वाले सप्तक को मंद्र सप्तक कहा जाता है। भातखंडे स्वर लिपि पद्धति के अंतर्गत मंद्र सप्तक के लिए स्वरों के नीचे बिंदु लगाते हैं, जैसे ध नी तथा विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति के ऊपर बिंदु लगाते हैं, जैसे ध और नी। अब दूसरा क्या है? मध्य सप्तक। ये 3 प्रकार के हैं ना, तो एक के बारे में तो आपको बता दिए। दूसरा मध्य सप्तक, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें है, साधारण या औसत
आवाज वाले सप्तक को मध्य सप्तक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? साधारण या औसत वाली आवाज को मध्य सप्तक कहा जाता है। यदि जिसकी आवाज न अधिक नीचे हो और न अधिक ऊंची, यानी बीच में, मध्य। लिपिबद्ध करने के क्रम में इस सप्तक के स्वर में कहीं भी बिंदु लगाया जाता है। इसका भी हम कहीं भी बिंदु लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे सप्तक की ओर। तीसरा सप्तक का क्या नाम है? तार सप्तक। इसके बारे में बताना आपको। तार सप्तक क्या है? तो मध्य सप्तक से ऊंचे स्वर वाली आवाज के, माने मध्य से थोड़ा ऊंचे स्वर वाले तार सप्तक कहा जाता है। स्वर वाली आवाज को तार सप्तक कहा जाता है। लिपिबद्ध करने के क्रम में भातखंड पद्धति के अनुसार स्वरों के ऊपर ग म बिंदु देकर तार सप्तक दर्शाया जाता है। इसका तार सप्तक का ये क्या है? ऊपर जो बिंदु दिख रहे हैं आप ग और म के, ये तार सप्तक का चिन्ह है। इससे आप समझ सकते हैं कि तार सप्तक है। इसका लिपिबद्ध। दूसरा है तथा विष्णु दिगंबर पद्धति के अनुसार स्वरों के ऊपर खड़ी लकीर लगाई जाती है, जैसे गे में, जिसे रेकार और मेकार, ये भी तार सप्तक के चिन्ह है। इससे दर्शाया तार सप्तक को आप दर्शा सकते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जैसे कि देख पा रहे हैं 2016 में पूछा गया है, इसलिए ध्यान से जरूर देखें। सवाल है राग भीमपलासी के आरोह अवरोह एवं पकड़ लिखें। तो जवाब में है राग भीमपलासी के आरोह अवरोह एवं पकड़ निम्न प्रकार है। तो आप कैसे पढ़ सकते हैं? इसके कई प्रकार हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं नी सा गा म प, नी सा ये आरोह हुआ, और सा अब ये अवरोह बता रहा है। सा नी ध ध प म प ग म प ग रे सा, ये क्या है? अवरोह है। एवं इसकी पकड़ शांत है। अगला प्रश्न है खाली किसे कहते हैं? हाथ से ताल देते समय जब कभी ताली न देकर हाथ एक और हिला दिया जाता है तो उसे खाली कहा जाता है। जैसे हम लोग एक हाथ को दूसरे हाथ से टकरा कर ताली बजाते हैं, अगर ऐसे ही हिला दिया तो इसको खाली कहेंगे। अगला प्रश्न है मीड़ किसे कहते हैं? मीड़ किसे कहते हैं? उत्तर में है किन्हीं दो स्वरों को इस प्रकार गाने अथवा बजाने को मीर कहते हैं। किसी भी दो स्वरों को गाने अथवा बजाने को मीर कहते हैं। अगला प्रश्न है ठुमरी गायन क्या है? ठुमरी गायन किसे कहते हैं? उत्तर है दोस्तों ठुमरी गायन क्या है? ठुमरी गायन यह एक भाव प्रधान गायन शैली है जो श्रृंगार रस पर आधारित है। इसमें रागों की शुद्धता पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। यह चंचल प्रकृति की गायन शैली है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है अभ्यास किसे कहते हैं? अभ्यास एक्सरसाइज किसे कहते हैं? उत्तर में है अभ्यास सामान्यतः रियाज को कहा जाता है। संगीत में भी अभ्यास किसी राग में बार बार व्यवहृत होने वाले स्वर विशेष होता है, जिसका पता तब चलता है जब राग को गाया या बजाया जाता है, यानी एक स्वर को बार बार ही रिपीट करना। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था।